आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT वसंत के चैप्टर 3 नादान दोस्त कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लमही गांव के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद्र नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्बल, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की जोड़ी की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे मरे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था।
बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी? केशव ने झुंझला कर कहा। तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख को थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में तो आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई
और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, मुझे नीचे से पकड़ा रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कर्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ी हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में
से जो उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्याम ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे खड़ी नहीं थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले लिया दुष्ट ने। केशव रूनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। तो ये कहानी समाप्त हुई और अब हम क्या देखेंगे? प्रश्न अभ्यास। हम सिर्फ इसमें आपको डायरेक्शन देंगे, आपको प्रश्न को स्वयं से करना है। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वह आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी कभी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है, इत्यादि सवाल उठते थे। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो इसको हमने जैसे कि देखा है अभी, केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाया था, इसलिए टोकरी मंगाई गई, चिथड़े से उनकी गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया, प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है ये। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो इस प्रश्न को हम इसके उत्तर को देख लेते हैं कैसे है कि केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती है। बच्चों ने अंडों की रक्षा के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी।
वास्तव में वह तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में हत्या हो गई। तो अब हम कहानी से देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहानी से में पहला प्रश्न क्या है? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो हम पहले देख लेते हैं कि केशव और श्यामा ने क्या अनुमान लगाए थे। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। और इसी प्रकार से वो दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे और अनुमान लगा रहे थे। अगर आप होते तो क्या अनुमान लगाते? ये आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इसके आंसर को देख लेते हैं। क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो शीर्षक क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी कविता, कहानी या अन्य लेख के सार को कुछ शब्दों में परिभाषित करने वाला वाक्य। तो अगर आपको देना होता तो क्या देते? तो अगर हमें देना होता तो हम क्या देते? रक्षा में हत्या, नादान बच्चे, एक बड़ी भूल। इसी प्रकार से आप और सारे शीर्षक दे सकते हैं और कुछ शीर्षक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अगला देखते हैं, अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न क्या है? इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो ये आप स्वयं करेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वह कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो जैसा कि हमने पाठ पढ़ा है तो हमें मालूम हुआ है कि चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसीलिए दोनों चिड़िया वहाँ से चली गई। और जो प्रश्न का अगला भाग है वह कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों से बातचीत करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। तो इसे आप बैठकर एक पेज पर लिख सकते हैं कि आपके अनुभव कैसे रहे हैं। और हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की बात। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भाषा की बात में हम पहले प्रश्न को देखते हैं। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो इसमें आपको क्या करना है, रेखा खींचना है, ठीक है। ये हमारा एक पैरा दिया है, इसको पढ़ेंगे और उसमें जो भी हैं पुरुषवाचक सर्वनाम उनके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे श्याम की ठंडी हवा का आनंद उठा ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया। तो इसमें पहला क्या है, उन्होंने, तो ये हमारा क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो गया, उनकी। तीसरा क्या है, उसने। चौथा क्या है, मैं। और पांचवा मुझे। तो आप उन्होंने, उनकी, उसने, मैं और मुझे पर अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारा भाषा की बात का दूसरा प्रश्न होगा। तगड़े बच्चे, तगड़े बच्चों में जो है तगड़ा अंडरलाइन है, ठीक है। मसालेदार सब्जी, इसमें मसालेदार अंडरलाइन है। बड़ा अंडा, इसमें बड़ा अंडरलाइन है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसीलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं, मतलब उसके गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बस उसके गुण होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो क्या करना है, हमें 4 गुण लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला गुण क्या लिख लेते हैं हम, अच्छा, ठीक है। तो क्या है, अच्छा का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। रज्जन एक अच्छा लड़का है। दूसरा क्या हम लिखते हैं, कीमती, ठीक है। तो नैन्सी की फ्रॉक बहुत ही कीमती है। तीसरा गुण क्या लिखते हैं, बड़ा, हाथी बहुत बड़ा है। चौथा क्या लिख देते हैं हम, सुंदर, लाल किला बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप और भी गुण लिखकर और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं 4 का प्रयोग करें। तो हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न होगा इसका। तो केशव ने झुझलाकर कहा, का इसमें क्या है, केशव ने झुझलाकर कहा। खा क्या है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, इसमें बनाकर क्या है, अंडरलाइन है, ठीक है। केशव घबराकर उठा, इसमें घबराकर अंडरलाइन है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। तो टहनी को टिकाकर कहा, इसमें जो टिकाकर है वो अंडरलाइन है। और जो लास्ट हमारा क्या है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो इसमें गिड़गिड़ाकर अंडरलाइन है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसी क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के विशेषण, क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसमें क्या है कि हमें इन्हीं जो 5 दिए हैं उन्हीं के क्रिया विशेषणों का प्रयोग करना है, ठीक है। गुण तो अब हम देख लेते हैं, इनका प्रयोग करके कुछ वाक्य बना लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं, झुझलाकर, ठीक है। तो झुझलाकर वाक्य में प्रयोग करना है। श्यामा ने झुझलाकर बैग फेंक दी।
दूसरा देख लेते हैं, बनाकर। रज्जन ने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, घबराकर। मोहित घबराकर भागा। तीसरा देख लेते हैं, टिकाकर। नैन्सी बैट को घुटनों से टिकाकर बातें करने लगी। चौथा देख लेते हैं, पांचवा हमारा ये लास्ट। ठीक है। गिड़गिड़ाकर। चोर रज्जन से गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगने लगा। तो इस प्रकार हम आप वाक्य में प्रयोग इसका कर चुके हैं। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो इसमें हमें क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो हम इसको पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में विराम चिन्ह लगाते जाएंगे। ठीक है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, थे के पहले। तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले ने खोमचे वाला, कहिए क्या दूं। तो क्या दूं के बाद में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भूख लग आई ना, यहाँ पे हम लगाएंगे पूर्ण विराम। उसके बाद अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। ठीक है। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा आपका नहीं, मोटे राम के बाद में हम लगाएंगे एक्सक्लामेटरी मार्क। उसके बाद हम पढ़ते हैं। अबे क्या कहता है के बाद में हम लगाएंगे अबे क्या कहता है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यह किसी साधु से कम है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता सेंटेंस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख ना लगे। ठीक है। तो ना लगे, तो यहाँ पे लगे सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। तो इस पे क्या लगाएंगे हम, पूर्ण विराम। तो और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है। तो यहाँ पे है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, मतलब यहाँ पे दे है तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। देखूं तो क्या रेंग रहा है। तो यहाँ पे क्या रेंग रहा है, मतलब प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पे क्या रेंग रहा है के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद में मुझे भय होता है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर अगले वीडियो में।